वंदे मातरम साथियों। भारत बचाओ आंदोलन को स्थापित करने वाले श्री अरविंद जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए मैं श्री अमित भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो 2020 से और आज तक अपनी सेवाएं भारत बचाओ आंदोलन में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं आप सब लोगों तक। इसके अलावा आप सभी भाइयों का भी, साथियों का भी, कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जो है 2013-14 से लगभग अभी तक आप सभी लोग जो है इस आज़ादी बचाओ आंदोलन के सभी कार्यकर्ता भारत बचाओ आंदोलन के जो संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। तो सभी को जो है धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारे गुरु जी का उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस भारत बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों वक्त आ गया है कि जब हम जो है शांत नहीं बैठ सकते, अब हमें अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं बदलनी होंगी, जिसके कारण हमें हमारा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट दिखाई दे और हमें ये पता चले कि हमें अब करना क्या है। क्योंकि आपको पता है सिस्टम की जो लूट है, सिस्टम जिस तरीके से हमारे देशवासियों के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है, रणनीतियां बना रहा है, आने वाले समय में आदमी सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा इस हिसाब से कि आप रोटी खाएं और काम करें, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसका जो 95% हिस्सा है, जो 95% जो हिस्सा है, 100% अगर इकोनॉमी है और उसमें से 95% जो है पैसा, धन, इकोनॉमी, वो जो है सिर्फ 5% लोगों के पास में है। और उसमें कौन कौन लोग हैं तो आपको पता ही होगा कि सिस्टम में ये जितने भी नेता हैं ये सभी जो है उस इकोनॉमी का हिस्सा है। इसके बाद सिस्टम में जितने बिजनेसमैन हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी हैं, ये सब उस सिस्टम का हिस्सा है, 5% में आते हैं। इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब ये है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं से सिलेक्ट होकर के भारत को सेवाएं देते हैं, जैसे कलेक्टर हुआ, इसके अलावा एसपी हुआ, इसके अलावा जो है आपके आईडी, आईजी, डीआईजी, चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी, इलेक्शन कमीशन वगैरह, सीबीसी वगैरह, जितने भी सरकारी अफसर हैं, जो जज वगैरह होते हैं, ये सभी की मैं बात कर रहा हूँ। जो सरकारी अधिकारी हैं जो है वो जो है इस सिस्टम का हिस्सा हैं। उनके पास भी काफ़ी धन है। आपने देखा होगा कि कितने कितने पोर्टलें निकलते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले लोग करते हैं, कितनी घूस लेते हैं, कितने करप्शन करते हैं ये लोग। तो दोस्तों हमें अब ये पैसा उनके पास जो जाता है वो उनके बाप का पैसा नहीं होता, ये हमारे देश के गरीबों का पैसा होता है, ये हमारा पैसा होता है, ये हमारे देश के किसानों का पैसा होता है, ये हमारे देश के युवाओं का पैसा होता है, ये पैसा हमारे जो है जो माताएं बहनें होती हैं उनका पैसा होता है। अब आप कहेंगे कि वो उनका पैसा कैसे होता है? वो उनका पैसा इसलिए होता है कि जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम उस पर जीएसटी देते हैं, यानी उस पर हम गुड्स सर्विस टैक्स देते हैं। इसी तरह के हम जब कहीं रोड पे चल कर जाते हैं तो हम किसी भी सवारी में यात्रा करते हैं, तो दोस्तों किसी भी कन्वेंस में यात्रा करते हैं, बस हो, ट्रेन हो या फिर आदि चीज़ें हों, तो हम उनमें क्या है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम उनमें जो है टिकट कराते हैं। तो जो पैसा जो है टोल टैक्स के रूप में, टिकट टैक्स के रूप में, किराए भाड़े के रूप में इन लोगों तक पहुंचता है और वो पैसा भारत की संचित निधि में जमा होता है। और वो पैसा जमा होने के बाद
वो पैसा सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार की मंत्रिपरिषद होती है, वो उस पैसे को फिर जो है आदि आदि विभागों में बांटती है और उसी पैसे से ये सारी सेवाएं जो भारत में योजनाएं चलती हैं वो चलती हैं। तो ऐसे कहने के लिए तो सिस्टम में मैं बहुत सारी बातें, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर मैं बहुत देर तक आपसे गंभीर रूप से चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आपको बस खाली एक दिशा निर्देश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इस YouTube चैनल पर या फिर जो है भारत बचाओ आंदोलन का जो ग्रुप है, जो संगठन का ग्रुप है, इस पर हम डेली बेसिस पर अभी फिलहाल तो हम जो है मानसिक रूप से जो है आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको जानकारियाँ देंगे। उसके बाद में हम फिर हम कुछ ट्रेनिंग कैंप बनाएंगे जहाँ पर हम कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमें काम कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, उनको हम जो है गाइड करेंगे किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करना चाहिए, कैसे लोग हमको जोड़ने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसको इकोनॉमी यानी पैसे की दिक्कत आती है कि किराया कहाँ से आएगा, उसकी इकोनॉमी कैसे जो है मैनेज होगी, खाने पीने को कहाँ से होगा। तो वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे आने वाले कुछ वीडियो में कि कैसे खाने को कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा घूमने के लिए, और आप जो है अपनी दैनिक दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है, अगर आप काम करना चाहते हैं, भारत बचाओ आंदोलन के साथ अगर काम करना चाहते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आने वाले समय में हम जो है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप जो है हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, यानी आप हमसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, तो आप जो है हमें पहले कॉल करें, उसके बाद हम आपको एड्रेस बता देंगे। नोएडा, दिल्ली के आसपास आप कहीं भी हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा हम अब आने वाले समय में कुछ सभाएं भी भारत में लॉन्च करने जा रहे हैं। सभाएं का मतलब ये है कि अब हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जो है पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, यात्राएं निकालेंगे, सभाएं करेंगे। तो दोस्तों, उनके माध्यम से भी अब हमारा लोगों से ज़्यादा लोगों से जुड़ना होगा। अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है, और आने वाले समय में हम जो है बहुत बड़े लेवल पर अब इस संगठन को स्थापित करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि भारत की जो प्रमुख समस्याएं हैं, सबसे पहले हम उन पर काम करेंगे। तो वो क्या क्या समस्याएं हैं? वो समस्याएं ऐसी हैं जैसे गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, शोषण हो रहा है लोगों का, सिस्टम की लूट है, गाय माता का जो आपने देखा होगा उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, वैज्ञानिक तरीके से कैसे क्या किया जाए, ये सारी चीज़ों का सुधार हो सके, इनको कैसे जो है व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाए। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर हम जो है बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा अभी राजस्थान के जैसलमेर में हमारी गौ माताओं को जो है क्या करना पड़ा है कि जैसलमेर में वहाँ गौ माताएं कितनी बुरी तरह से बदहाल अवस्था में पड़ी हुई हैं। अब वो पड़ी क्यों हुई हैं? इसमें सिस्टम का फेलियर है। इसमें सिस्टम का फेलियर ये है, इसमें सरकार का फेलियर इसलिए है कि इन्होंने क्या किया है कि जो गायों की जो चरने वाली जो भूमि होती है उसको सरकार ने जो है टेंडरशिप पे या फिर किसी बिजनेसमैन को या फिर अपने जो है काम काजों में उसको यूज कर लिया है। तो अब जो गाय माता हैं जो पहले जंगलों में चुंगा करती थी, अब चुंगने का उनका सिस्टम खत्म हो गया। चुंगने का मतलब ये है घास खाने का जो हुसीन होता है, वो अब जंगलों में खा नहीं पाती। तो अब क्या है, वहाँ शहर की जो गंदगी पड़ी होती है, जो जैसलमेर शहर की जो गंदगी पड़ी होती है, जहाँ कूड़ा कचड़ा होता है, गौ माताएं वहाँ पर जो है चीज़ें खाने जाती हैं, तो वहाँ पन्नी है और बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह वो खा लेती हैं। उसके बाद में उनकी बुरी तरीके से मौत होती है। तो आपने देखा होगा कितना नदारत, कितना मतलब बुरी तरीके से जो है गौ माताओं को जो है मरना पड़ा है वहाँ सिस्टम की फेलियर की वजह से।
इसके अलावा अगला एग्जाम्पल देता हूँ कि गौ माता कैसे संकट में है। तो बंगाल में आपने देखा होगा कि 14 साल के बाद जो है 14 साल के बाद गऊ को जो है काटने का जो है एक अधिनियम जारी किया है। उन्होंने एक नियम बनाया है कि अगर कोई भी गाय 14 साल की हो जाती है तो उसको काट सकते हैं, उसको काटा जा सकता है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपकी माँ, क्या पहली बात तो उसको आप माँ मत कहिए। अगर आप गाय माँ कहते हैं तो उसको काटिए मत। अगर आप जो है पशु कहते हैं तो कुछ सोचा भी जा सकता है। तो आप उसको पूजा भी करते हैं उसकी, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे योगी हों, या फिर भारत के कोई भी नेता हों, ये पूजा भी करते हैं और उसके बाद में उसको काटते भी हैं। तो ये सबसे बड़ी, अब जैसे मान लो कि जब वहाँ का मुख्यमंत्री नियम बना रहा है तो सरकार तो बीजेपी की है, तो इनको केंद्र से इस चीज़ को रोकना चाहिए, उनके लिए आदेश करने चाहिए कि ये मतलब नियम गलत हैं। लेकिन ये सभी जो है सिस्टम के साथ मिले हुए लोग हैं। आपको पता होगा कि पहले जो गाय का मांस था, जो हमारे मांस बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से विदेशों के लिए, तो उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमारा भारत 9वें नंबर पर आया करता था। लेकिन आज की डेट में, अगर आज की डेट में देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो इतनी बिगड़ी हुई है कि भारत जो है पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर बीफ एक्सपोर्टिंग में है भारत। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर गायों को काटा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ये जो है, जो बड़े बड़े जो बूचड़खाने होते हैं उनके जो मालिक होते हैं वो माफिया लोग जो है ये पार्टियों को चंदा भी देते हैं, आपको ये भी पता होगा। तो ऐसे बहुत तमाम जो है एग्जाम्पल्स मैं आपको कोट कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे पास समय का अभाव है। इस वजह से जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कंडीशंस चल रही है और उसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि सरकार जंगलों को ख़त्म कर रही है, जंगलों को ख़त्म कर रही है। तो अब क्या है कि बारिश नहीं हो रही है, हर जगह सूखा पड़ रहा है, मानसून लेट आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जंगल नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो वहाँ का जो है वातावरण कितना खराब होगा आप सोच सकते हैं। ना वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी होगी, ना वहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो जो है वहाँ प्रकट हो जाएंगी। तो वहाँ पर क्या है कि फिर जो है आदमी रहने के लिए भी जो है वो स्थान नहीं बचेगा और सूखा ही पड़ेगा वहाँ पर। तो सबसे बड़ी भारत में समस्या यही है कि पेड़ों को काटा जा रहा है। अब आप सोचते होंगे कि पेड़ कटते हैं तो जाते कहाँ हैं। इनको जो है भारत की जो कंपनियां हैं वो जो है भारत में विदेशी जो कंपनियां हैं वो खरीदती हैं इन पेड़ों को, और सरकार इनको जो है बड़े लेवल पर बेचती है और सरकार को बड़े लेवल में पैसा प्राप्त होता है इससे। लगभग जो है भारत में हर साल करोड़ों पेड़ काटे जाते हैं। अब उसका जो यूज है वो जो है विदेशी कंपनियों के माध्यम से होता है। तो इनका यूज होता है जैसे कि कागज बनाने में लकड़ियों का यूज होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कागज बनाने में होता है, और उसके अलावा भी सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो सिगरेट का जो कागज होता है उसको बनाने में होता है। तो आपको पता होगा कि अगर हम जो है खूब बड़ा पेड़ एक काटें तो लगभग यानी 500 सिगरेट जी की जो कंपनी है एक, जिसका नाम है आईटीसी, जिसकी तमाम सिगरेट महंगी महंगी सिगरेट आती हैं और हमारे देश का युवा उसको पीकर जो है धुआं उड़ाता है, और उसको ये पता नहीं है कि शारीरिक क्षति के साथ साथ एनवायरमेंटल क्षति भी होती है उसमें, यानी पॉल्यूशन, पर्यावरण भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है, प्रदूषण भी होता है। तो ये जो है चीज़ें बाहरी होंगी, अंदरूनी भी पर्यावरण होता है, मतलब पॉल्यूशन होता है यानी प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल पर जो है आदमी को बाहरी अंदरी तरीके से और उसके बाद में आर्थिक कंडीशन से भी जो है आदमी को जूझना पड़ता है। और इससे क्या होता है, देश की इकोनॉमी का पैसा जो है आईटीसी कंपनी में जाता है और आईटीसी कंपनी उसको विदेश लेके चली जाती है, यानी अमेरिका लेके चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये सिगरेट के लिए वो कंपनी व्यापार करने इधर आती है
और हमारे युवाओं को जो है उनका शोषण कर रही है, उनको जो है मेंटली और शारीरिक रूप से खराब कर रही है, फिजिकली रूप से खराब कर रही है। इसके अलावा जो है आर्थिक इकोनॉमिक रूप से भी खराब कर रही है। तो हर तरीके से हमारा ही घाटा है, हमारे देश का ही घाटा है। लेकिन सरकार इन चीज़ों को समझती नहीं है, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए, कंपनियों से बड़े लेवल पर इनके लिए चंदा या टैक्स आता है। तो दोस्तों इसमें अब क्या करना है हमको, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेड़ कटने से रुकने चाहिए, समझे, क्योंकि 500 सिगरेट बनाने में एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है। और आपको पता होगा कि करोड़ों सिगरेट जो है देश में डेली जो है यूज हो जाती हैं, पीता है हमारा युवा, अब तो लड़कियां भी पीने लगी हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो है जो वेस्टर्न कल्चर है ये हमारे देश पर इतना हावी हो रहा है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा जो है दुष्प्रभाव दिखाई देने को दे रहे हैं। तो अब जो आप देख सकते हैं कि सूबा के हिसाब से जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसके अलावा अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? अगली बात है नीट का पेपर। अभी आपने देखा होगा हालिया में नीट के पेपर का, यानी सरकार जब से ये आई है 10 सालों में, पिछले 10-11 सालों में अभी तक का रिकॉर्ड है 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और उनका फिर री एग्जाम कराया गया है। और तो और बिहार में तो एक पेपर ऐसा हुआ जिसका एग्जाम 4 बार कराया गया, 4 बार एग्जाम कराया गया। सोचिए आप कितना जो है नदारद सिस्टम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी मैं जो है कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पानी की समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी है, जबकि इन्होंने पूरे भारत को जल मुक्त कर दिया है, यानी जल से सारा देश जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ऐसा सरकार ने टारगेट बनाकर रखा है। जैसे मैं अभी बात करने वाला हूँ अगली वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। इनका मतलब होता है सतत विकास, जैसे गरीबी है, भुखमरी है। जैसे कि सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें अचीव करने हैं उनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले उसमें गरीबी है, फिर भुखमरी है, फिर इसके अलावा जो है पानी की समस्याएं हैं। तो फिर ऐसी ऐसी समस्याएं उन्होंने इसमें लिख रखी हैं, लेकिन ये कभी फॉलो नहीं करते हैं उन चीज़ों को, ना कभी पूरी हो पाएंगी। 2047 में अमृत काल अभी चल रहा है और 2000 जहर लेकिन सरकार परोस रही है, अमृत काल चल रहा है। और इसके बाद में जो है अब 47 में आज़ादी को आए हुए 100 साल हो जाएंगी। अभी लगभग भारत को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुकी हैं, तब भी हमारे देश में कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये दोस्तों सिस्टम का फेलियर है पूरी तरीके से। हमारा जो है सिस्टम है वो बिल्कुल, जो हमारे कानून हैं वो बिल्कुल गलत बन चुके हैं। इसके अलावा हम आगे बात करने वाले हैं कि भारत के युवा जो उनको कॉकरोच बता रही है सरकार। तो ये देखिए आपके युवाओं का हाल क्या है कि अगर कोई भी युवा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो कॉकरोच है। तो ये देखिए ये भाषा किसने यूज करी है, तो ये भी आपको पता है। भारत का जो न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उस पर सभी भारत के नागरिकों को बड़ा एक भरोसा होता है कि हमें कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो वहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन इतनी गिनी हुई हरकतें करने के बाद क्या भारत देश ये चीज़ें स्वीकार कर पाएगा कि अब जो है उन्हें न्याय मिल जाएगा? तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सिस्टम में एक और चीज़ मुझे कमी लगती है, जैसे कि अगर नेता का बेटा हुआ तो नेता का बेटा ही नेता बनेगा। यानी कोई जैसे अब राजनाथ सिंह का फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह का लड़का ही क्या बनेगा, यानी पंकज सिंह, यानी नीरज सिंह, यानी उसके दोनों लड़के क्या हैं, राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा कल्याण सिंह की बात करते हैं, कल्याण सिंह का भी दोनों लड़के, चाहे राजू भैया हों या फिर कोई भी हों, वो दोनों अभी भी राजनीति कर रहे हैं और उस विधायक सांसद हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ अगला, जैसे कि एक पासवान था, कहाँ का, बिहार का, उसका भी लड़का चिराग पासवान, आप देखते हैं कि वो भी जो है राजनीति कर रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का लड़का जो है, भारत का जो बिहार का जो सीएम है, उसका लड़का जो सीएम था उसका लड़का है। अब उसके लड़के को स्वास्थ्य के बारे में ABCD नहीं पता है, वो बिल्कुल चूतिया है। और ये शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने बोला है कि वो बिल्कुल चूतिया है और उसको जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, क्योंकि उसको ABCD नहीं पता है स्वास्थ्य के बारे में। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे अधिकारी
अगर इस सिस्टम को चलाएंगे तो फिर कैसे इस देश का जो है उद्धार हो पाएगा। यानी जिसको साइंस का बिल्कुल, अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान है, इसको शिक्षा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इस अब सब लोग जो है इससे इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन जो है इसने ये इस्तीफा नहीं दे रहा है क्योंकि हरामी है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ, कृषि मंत्री है भारत का कृषि मंत्री है जिसका नाम है चौहान। क्या नाम है उसका? चौहान, शिवराज सिंह चौहान। पहले सीएम भी रह चुका है, कहाँ का? एमपी का। लेकिन अब वो जो है कृषि मंत्री है और कृषि के बारे में उसको कुछ नहीं पता, खाली बस ये है कि वो घूमना जानते हैं। ये मंत्रियों के पास घूमना, फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, वीडियो बनाने होते हैं, उनको पब्लिश करना रहता है, मार्केटिंग करना रहता है, बस और कुछ भी नहीं। और इन सब जितने भी मंत्री हैं, चाहे सिंधिया परिवार हो, चाहे ये शिवराज सिंह हो, चाहे जयशंकर हो, या फिर कोई भी हो, XYZ कोई भी नेता हो, इनके सबके लड़के जो हैं विदेश में पढ़ रहे हैं। और हमारा जो बच्चा है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए एग्जाम भी ये सुचारू रूप से नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये सिस्टम का फेलियर है कि नेताओं का बेटा नेता बनेगा, अभिनेताओं का बेटा यानी एक्टर्स, हीरो का बेटा हीरो ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिस्टम में कितना बड़ा सिस्टम जो है लेकिन किसान का जो बेटा है, किसान का बेटा है, वो किसान भी नहीं बन सकता। किसान इसलिए नहीं बन सकता कि अब किसानी में कुछ रहा नहीं है। किसानी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया इन लोगों ने। इस सिस्टम की लूट ने जो है किसानी को बिल्कुल डैमेज कर दिया है। क्योंकि अगर किसी के पास मैं मानता हूं कि 2 एकड़ 3 एकड़ खेत है तो उससे ज़्यादा उसमें लागत, जितना पैदा होता है उससे ज़्यादा उसमें लागत लग जाती है। और खेती इतनी बेकार हो चुकी है कि अगर खेती करेगा तो कर्ज और हो जाएगा। मेरे गांव में एक कहावत है कि कर्ज करे तो खेत करे। इसका मतलब ये है कि कर्ज करे, अगर खेती करनी है तो कर्ज हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से हमारे मजदूर लोग जो हैं उनको आप देख रहे हैं 10-12 हज़ार की जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि सरकारी अधिकारियों का जो वेतन है वो अभी हवाओं आसमानों से जो है बात करने वाला है। क्योंकि अभी तुम्हें पता होगा कि 2026 से ये वेतन लग चुका है, 8वां वेतन लगभग लग चुका है और 27 में ये होगा। तो अब 26 से 1 जनवरी 2026 से ये वेतन जो है बैक होकर, यानी इसका एरियर भी उन अधिकारियों को मिलेगा। तो देखिए आप जो है कितने बड़े लेवल पर जो है अधिकारी। अब इसमें 2.87 की रेट से अगर ये बढ़ता है तो आप देखिए कि दुगने से ज़्यादा भी सैलरी हो सकती है, यानी हर एक अधिकारी की सैलरी दोगुनी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि अभी किसी अधिकारी को अगर 3 लाख सैलरी मिल रहा है तो अब उसी अधिकारी को 6 लाख रुपए सैलरी मिलने लगेगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब की सैलरियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन गरीब आदमी की मजदूरी आज भी 300 रुपये ही है। और 300 रुपये में आज पूरे दिन का, पूरे परिवार का, अगर परिवार में 5 लोग हैं और 300 रुपये अगर कोई 400 रुपये कमा रहा है तो उनका पेट नहीं भर सकता। क्योंकि 100 रुपये कम से ज़्यादा तो 100 रुपये से कम में तो खाना भी नहीं आता एक आदमी का। और वो भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं होटल पे खाओगे या नॉर्मल होटल पे या रेडी टिक्की भी बता रहा हूँ तो दोनों टाइम का 100 के नोट में खाना नहीं खा पाएंगे आप। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितना जो है सिस्टम का फेलियर है और जो है जनता अभी भी सोई हुई है। तो सोना नहीं है हमें। आने वाले समय में, आने वाले 1-2 दिन में आने वाला जो लेक्चर होगा मेरा, वो सबसे पहले मैं गायों पे बात करूंगा। गाय का जो महत्व है, गाय की से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में फिर मैं जो है किसानों पर बात करूंगा, फिर बेरोजगारी पर करेंगे, फिर शिक्षा पर करेंगे, स्वास्थ्य पर करेंगे। ऐसे ही धर्म, संस्कृति, सभ्यता आदि आदि टॉपिक जो आप, अगर आपका कोई टॉपिक फेमस है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर बात करूंगा। भारत से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप मेरे से शेयर करें, आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा और सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये जो है आने वाले टॉपिक आपको पता है कि हमारे जो राजीव दीक्षित जो भाई जी हैं उनको प्रणाम करते हुए हम उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे
और इसके अलावा ये सिर्फ राजीव भाई का ही सपना नहीं था, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का, वहाँ से स्वदेशी की भावना आई तो स्वामी दयानंद सरस्वती का सपना है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक का सपना है, ये सपना जो है चंद्रशेखर आज़ाद का है, ये सपना भगत सिंह का है, ये सपना जो है राम प्रसाद बिस्मिल का है, ये सपना लाला लाजपत राय का है, ये सपना गांधी जी का है, ये सपना प्रोफेसर धर्मपाल का है, ये सपना राजीव दीक्षित जी का है और यही सपना हमारा होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप क्रांतिकारी बनिए, पर मैं ये कहता हूँ कि आप कार्यकर्ता बनिए, एक अच्छे कार्यकर्ता बनिए। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमको काम कैसे करना है, कैसे चीज़ों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, तो आप मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है उसको आप ले सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो वो नंबर है 7017378210। इसके अलावा अगर आप जो है बात करना चाहते हैं, हमारे भाई हैं अरविंद जी, योग गुरु अरविंद जी, इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमित जी से बात कर सकते हैं। ये जो लोग आपको जो है जो भी जानकारियाँ होंगी सुचारू रूप से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर जो भी इसके अलावा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को जो है ये वीडियो पहुँचे, उनको जो है जागने का, एक ये जगाने का एक ये आप समझिए कि एक फरमान है, एक जो है लेटर है, एक पत्र है, एक आवाज़ है, तो उसको सब तक पहुंचाइए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।